नमस्कार साथियों। मैं रवि वर्मा आप सभी का एपिक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो एक नई शुरुआत करने जा रहा है। हालांकि हम लोग बहुत पहले से ही बीएसएससी को लेकर कार्य कर रहे थे और सीजीएल की जितने भी प्रश्न थे, बीएसएससी के द्वारा आयोजित ग्रेजुएट स्तर के जितने भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने देख लिया था। सीजीएल फर्स्ट के पीटी जो एक शिफ्ट में हुआ, फिर उसके मेंस, सीजीएल 2 के पीटी के प्रश्न जो 2 शिफ्ट में हुए थे, फिर उसका मेंस, और सीजीएल थर्ड जो 2 शिफ्ट में हुआ और उसका मेंस। कुल मिलाकर 8 सेट था। उन सभी को बहुत सारे लोगों ने देखा भी, समझा भी और उससे प्रेरित भी हुए और यह अनुमान लगाने में सफल हो पाएंगे कि आने वाली सीजीएल की परीक्षा कब हो। 2026 काफी महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। बिहार में रहकर आप बिहार में काम करना चाहते हैं या आप कहीं भी हैं और बिहार में आकर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएसएससी एक बहुत बेहतर मौका दे रहा है। ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा भी आयोजित 2026 में होगी और इंटर लेवल की भी परीक्षा 2026 में होगी। तो बीएसएससी हालांकि इंटर लेवल में प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछता है, लेकिन पूछता कैसा है ये तो तभी पता चलेगा जब पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास किया जाए और फिर उसके आधार पर 2026 में बीएसएससी कैसे प्रश्न पूछ सकता है, इसकी थोड़ी तैयारी की जाए, इसको डिकोड किया जाए। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित इंटर लेवल की परीक्षा। लेकिन याद रहे, सीजीएल में मैंने 2 शिफ्ट में बांटा था जीएस के प्रश्न को और फिर साइंस का सेगमेंट अलग से रखा है मैंने। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के साथ मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने इंटरमीडिएट लेवल के जो जीएस सेक्शन और विज्ञान के प्रश्न हैं उन सबों को कंबाइन करके एक ही शॉट में खत्म करने की बात कही है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न अधिकतर वन लाइनर है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सूचना पर आधारित है। आप जानेंगे तो बना पाएंगे, लेकिन आपको कैसे प्रश्न पूछा जाएगा ये बनाने के बाद ही पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं बीएसएससी सीएचएसएल या इंटर लेवल की परीक्षा। ये पहले सीएचएसएल की परीक्षा है, यानी कि बीएसएससी ने जब पहली दफा ये परीक्षा आयोजित की थी तब की ये परीक्षा है। और इसके प्रश्न पत्र कैसे थे इसे हम लोग एक एक करके थोड़ा बनाते हैं। पहला प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो गांधी एरा से सवाल पूछा गया है। यही वो समय है जब महात्मा गांधी कहलाते हैं, नहीं तो उसके पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखते हैं। 1917 ईस्वी में इससे जुड़ा हुआ तथ्य और भी देख लिया जाए। 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। थोड़ा और पहले से ले ले तो 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1800 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। 1893 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहां से 9 जनवरी 1915 को इंडिया रिटर्न आते हैं। 1916 में 1916 में ये बीएचयू की शुरुआत में भाग लेते हैं, यानी कि जो बीएचयू की ओपनिंग हुई थी उसमें ये भाग लेते हैं। और इसी साल लखनऊ अधिवेशन, आईएनसी की जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें भाग लेते हैं। और चंपारण के राजकुमार शुक्ल एक किसान हैं, उनके कहने पर ये चंपारण पहुंचते हैं 1917 में और चंपारण मूवमेंट होता है। और भी घटनाक्रम है, लेकिन इस प्रश्न के साथ इतना ही। आपको मैं बता दूं कि चंपारण पहुंचने पर महात्मा गांधी ने नील की खेती नील की खेती की वजह से जो वहां समस्या हुई थी उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक प्रथा चलता था जिसे कहते थे 3 कठिया प्रथा। तो 3 कठिया प्रथा को खत्म करने की बात करते हैं। बीपीएससी ने भी यहाँ से सवाल पूछा था जब ये चंपारण में मोतिहारी पहुंचते हैं, मोतिहारी, तो वहां पर एक बतख मियाँ है, बतख मियाँ। महात्मा गांधी को जहर देकर मारे जाने का प्रयास किया गया था, बतख मियाँ उन्हें बचा पाते हैं, है ना। यहाँ पर आगे भी कुछ इससे जुड़ा हुआ, हाँ, वहां पर एक आश्रम है जो पश्चिम चंपारण में है। अभी हाल फिलहाल ये न्यूज में भी था, भीति हरवा आश्रम। इस आश्रम में आप हाल फिलहाल न्यूज में क्यों देखे थे?
बिहार में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद एक चुनावी दल के नेता है प्रशांत किशोर, अपनी पार्टी की हार पर वहां पर 24 घंटे का एक उपवास रखते हैं, है ना। तो ये न्यूज में था। इससे जुड़ा हुआ तथ्य और भी जैसे आएगा चर्चा किया जाएगा। आपसे कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, लौटे कब, यही 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, है ना। बीएचयू में भाग कब लिए, लखनऊ अधिवेशन में भाग कब लिए, बतख मियाँ के बारे में पूछ सकता है। नील की खेती, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया का मतलब होता है 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो 3 कट्ठा जमीन में किसी भी हाल में आपको नील की खेती करनी, ये 3 कट्ठिया प्रथा। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? बड़ा ही शानदार सवाल है। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर, तो आखिर यानी माउंटबेटन, जिसके समय में भारत का विभाजन हुआ, और उसके बाद सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन आखिर, ये अंतिम, ठीक है। और प्रथम भारतीय इसके बाद बने आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद वो कौन बने? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और ये अंतिम भी हुए, उसके बाद ये पद ही खत्म हुआ। उसके बाद से राष्ट्रपति के रूप में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखते हैं, ठीक है। सवाल पूछा कि अंतिम से पहले यानी माउंटबेटन से पहले, तो माउंटबेटन से पहले थे बेवेल, लॉर्ड बेवेल, ठीक है। यानी माउंटबेटन से पहले कौन? बेवेल। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम एक संस्कृत नाटक है, एक संस्कृत नाटक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा, जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है ना। संभवतः यह माना जाता है गुप्त काल में है। इसमें शकुंतला, शकुंतला जो है, शकुंतला मूल किरदार है ना। इन्हीं के पुत्र थे भरत। कहा जाता है इन्हीं के नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम भारत। तो संस्कृत में नाटक है, बड़ी शानदार नाटक है। कहा जाता है कि इसके अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने किया था। आपको मैं बताऊं कि यह नाटक कितना प्रसिद्ध था कि यूरोप की अलग अलग भाषाओं में इसे कितनी दफा प्रकाशित किया गया, इसे अनुवादित किया गया, और खुद इंग्लैंड में इसके 6 संस्करण यानी 6 बार यह पुनर्मुद्रित हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए या फिर कह लीजिए बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, ठीक है। जफर इनका उपनाम, क्यों नाम था? क्योंकि ये शायर थे। इनके समकालीन शायर यानी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के समकालीन शायर जो है ना मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के साथ, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 ईस्वी की क्रांति में जो सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही दिल्ली पहुंचे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मजबूर किया कि वो सिपाहियों के साथ हो जाए। और सिपाही जब साथ हो गए और अंग्रेजों के साथ जब हार हुआ, तो बहादुर शाह जफर को भारत से देश निकाला दे दिया गया और उस समय रंगून भेजा गया। रंगून बर्मा की राजधानी थी। बर्मा यानी जो बाद में अभी म्यांमार बन गया है, म्यांमार। आपको पता ही होगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत म्यांमार को क्या किया गया है? अलग किया गया, और ये 1937 में पूर्णतः अलग हो गया, ठीक है। चलिए, तो रंगून से ये सारा, यहीं पर बहादुर शाह जफर का यानी कि म्यांमार, बर्मा में ही, रंगून में ही इनका कब्र है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक देव का जन्म, गुरु नानक देव कौन है? गुरु नानक देव से सवाल क्यों आएगा?
क्योंकि ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी। ठीक है, 1666 ईस्वी में। और गुरु गोविंद सिंह, माफ कीजिएगा, मैं गुरु नानक देव मैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहा था, लेकिन प्रश्न जो पूछा था वो गुरु नानक देव का था। गुरु नानक देव पहले गुरु थे, या सिख धर्म के पहले गुरु कहा जा सकता है, या संस्थापक कहा जा सकता है। ठीक है, और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। ठीक है, तो सवाल के अनुसार उत्तर सी। मैं गुरु गोविंद सिंह को ध्यान में रखकर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। ये भी गुरु गोविंद सिंह सवाल पूछता ही रहता है, क्योंकि बिहार की परीक्षा है तो पूछेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ, उस आगमन के क्रम में जो सबसे पहला नाम था वो पुर्तगालियों का ही था। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 ईस्वी, और ये भारत से गए 1962 ईस्वी में। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक है, तो गोवा की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो पुर्तगालियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गोवा थी। लेकिन गोवा से पहले कोचीन, यहीं पर यह भी एक समुद्र से सटा हुआ एरिया है, तो गोवा से पूर्व कोचीन में इनकी राजधानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन एक सवाल से कई सवाल उत्पन्न होते हैं, कई सब क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अब जैसे अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे, ये पूछ दिया। आपसे ये पूछ सकता है कि वो कौन कौन थे। ठीक है, जैसे कि अकबर का जो बहुत ही नजदीकी कहा जा सकता है बीरबल, है ना, टोडरमल, जो महत्वपूर्ण नाम है मुल्ला दो प्याजा, संगीत के क्षेत्र में तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सभी नाम। तो आपको क्या करना है, नाम याद कर लेना है। 9 रत्नों में से ये जो प्रमुख नाम मैंने लिखे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ठीक है, सवाल पूछा किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो ये भी अकबर के समय का सवाल है। 1574-76 में बिहार, या कहा जा सकता है बिहार समेत बंगाल को मुगल सल्तनत में शामिल किया गया, और इसी समय में ऐसा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। देखिए, बुद्ध से बहुत सारे हैं, जैसे उनके जन्म को लेकर, गर्भ में प्रवेश को लेकर, प्रथम शिक्षा को लेकर, है ना, अलग अलग चीजों को सिंबल से गढ़ा गया। सवाल पूछा कि स्तूप किस चीज से है, तो स्तूप जो है वो मृत्यु के बाद, इससे जुड़ी हुई कहानी है कि बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य थे, या बहुत ही पसंदीदा शिष्य थे, जिनका नाम था आनंद। आनंद ने बार बार पूछा कि बुद्ध के जाने के बाद, बुद्ध को तथागत भी कहते थे, बुद्ध को क्या कहते थे, तथागत। बुद्ध के अन्य नामों में तथागत, गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए क्योंकि ये शाक्य कुल से, शाक्य मुनि, है ना, अलग अलग नाम था।
तो बोलते हैं आनंद ने, जो इनके परम शिष्य थे, उन्होंने कहा कि तथागत की मृत्यु के बाद, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होगा। तो इनकी बॉडीली रिमेन्स को स्तूप के रूप में बनाया गया, ताकि इनके जो फॉलोअर हैं वो उनकी उपस्थिति को हमेशा महसूस कर सके। ठीक है। और ऐसा ही स्तूप जो है वो हर जगह पर है। बिहार में सबसे ऊंचा केसरिया है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल हेराल्ड समाचार, अभी भी ये न्यूज में है। नेशनल हेराल्ड समाचार जो है, समाचार पत्र जो है, वो स्वतंत्रता के समय आजादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे शुरू किया गया था। हालांकि हाल फिलहाल ये कुछ अलग वजहों से समाचार में था। नेशनल हेराल्ड के मामले में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इससे काला धन या इस तरीके का, जिसके मुख्य आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो एक हिंट से यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रता संग्राम में शुरू हुए थे, वो आपके लिए प्रश्न आ सकते हैं। अगला पूछा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? आक्रमणकारी, पुजारी, राजदूत और मंत्री। तो आपको मैं बता दूं कि मेगास्थनीज की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और इसी इंडिका से भारत का नाम इंडिया पॉइंट माना जाता है। ठीक है। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी ठीक है। आपको यहां से क्या हिंट्स लिया जा सकता है? बिहार में अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो मौर्य को जरूर पढ़कर जाएं, मौर्य से सवाल आया ही आया है। तो मौर्य वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? अभी मैं बोल ही रहा था, गुरु नानक देव से एक सवाल पूछा और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, और इनका जन्म स्थान पटना साहिब था, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो आनंदपुर साहिब थी। आनंदपुर साहिब कहाँ है भाई? आनंदपुर साहिब जो है वो पंजाब में है। आनंदपुर साहिब पंजाब में है, और वहां पर जाकर ही उस दौरान की जो बहुत महत्वपूर्ण भाषा थी पर्शियन, उसे सीखा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी। इनकी माता का नाम जहला देवी। ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न। अमजद अली खान, इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये सवाल है विविध से, यानी किसी भी गाइड बुक में आप जाएंगे तो लूसेंट या क्राउन, उसमें विविध का सेक्शन जो होता है उसमें अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्र के महारथी हैं उनके बारे में पूछता है। तो सरोद वादक है अमजद अली खान, सरोद वादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबकस की खोज इस दौरान हुई थी। आपको मैं बता दूं कि अबेकस को फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस माना जाता है। फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस, पहली गणना करने वाला यंत्र, पहला गणना करने वाला गणना यंत्र, राइट। और ये चीन में शुरू हुआ था, और चीन में सांग सभ्यता का काल था, और उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस इज अबकस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो जर्मनी पर शासन किया था फ्रांस ने। जर्मनी पर शासन किया था फ्रांस ने। आपको मैं बताऊं कि फ्रांस के बारे में कभी कहा जाता है कि यदि वो छींकता है तो सभी यूरोपीय देश को जुकाम हो जाता है। फ्रांस काफी पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर हुआ, और आगे जाकर लुईस 16वें के समय में विद्रोह हुआ, और विद्रोह में फ्रांस की ताकत खत्म हो गई। और अगर वो विद्रोह नहीं होता, फ्रांस वहां पे कमजोर नहीं होता,
तो भारत में ऐसा भी संभव हो सकता था कि अंग्रेजों की जगह पर फ्रेंच होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? यहाँ पर विकल्प गलती से मिट गया है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो इसका उत्तर ऐसे हो जाएगा 1/10। कोरम के लिए 1/10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए? 1/10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्दो, देखो चार्ली हेब्दो अभी न्यूज में था। चार्ली हेब्दो एक एक कह सकते हो कि एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, जो कार्टून या अपने व्यंग के लिए काफी फेमस है। पेरिस फ्रांस से ये प्रकाशित होती है, जिसमें कुछ दिन पहले इस्लाम पर इसने एक कार्टून बनाया था, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ। 2 बार आतंकी हमले हो चुके थे। 2 बार आतंकी हमले हो चुके थे। 2 बार आतंकी हमले इस पे हो चुके थे। ठीक है, ये न्यूज में रहा होगा तो इसलिए इसे सवाल पूछ लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 एक इन्फ्लुएंजा है, जो वायरस विषाणु है। H1N1 क्या है? विषाणु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो देखियो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का नाम आपने सुना होगा, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। तो जयपुर साहित्यिक मेला, जयपुर साहित्यिक मेला एक प्रसिद्ध अवसर है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है, काफी फेमस है जयपुर। जयपुर यानी राजस्थान। जयपुर का एक और नाम गुलाबी शहर, पिंक सिटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलास। राजकीय फूल है पलास। अब यहां से हम क्या सीख सकते हैं, क्या क्या पूछ रहा है? एक तो आपको क्या करना है, जैसे बिहार से संबंधित जितने चिन्ह हैं, जैसे यहाँ पर पीपल का वृक्ष, यहाँ पर मांगुर मछली, गोंगिया डॉल्फिन, गौरैया चिड़ैया, देसी मांगुर मछली, ये जितना मैंने बताया यहाँ इसके जुड़े हुए चिन्ह हैं। उसी तरीके से बिहार एवं उसके पड़ोसी राज्य के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि नगर पूरा नाम हुआ। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पूरे बिहार में एक ही जगह है, और यह है बिहार में, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। शॉर्ट में इसे कहते हैं VTR, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों की सीमा साझा करता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं। शिवालिक श्रेणी की जो पहाड़ है उसके आउटर में ये। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ है? तो ऊनी कपड़ों का मिल है कानपुर में। ठीक है, चलते हैं। प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम के 4 प्रमुख किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 4। और आपको मैं बता दूं, प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। पूरी दुनिया में संभवतः बेशकीमती चीज के रूप में चीन के द्वारा उत्पादित रेशम, इसीलिए शुरुआत में जो व्यापार होता था, जिस रास्ते से होता था, उसका नाम ही रख दिया गया था सिल्क रूट, रेशम मार्ग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत प्रसिद्ध है, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में कब हुआ था बाबू? 1919 में। पार्टिकुलरली देखा जाए तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। किसकी वजह से हुआ था? तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की कहानी है, रॉलेट एक्ट नाम की एक कानून के खिलाफ कुछ लोग विरोध कर रहे थे, और वहां पर एक
अंग्रेज अफसर है जो निहत्थे सबों पर हमला करता है, सबों को मार गिराता है ना। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था अमृतसर में, और इसी के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, है ना। और उसके बाद से असहयोग आंदोलन 1919 के बाद से क्या शुरू हो गया था, असहयोग आंदोलन। गांधी के द्वारा 3 प्रमुख आंदोलन, जिसमें पहला असहयोग आंदोलन था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? इरूला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम है इरूला। आपको मैं बता दूं कि भारत में जितनी भी जनजातियां हैं, भारत में, उनको जानना चाहिए। भारत में जितनी भी जनजाति है, बिहार की परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो बिहार में कौन कौन सी जनजाति है और कहाँ है, कहाँ का मतलब किस जिले में, जिला, इसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जारवा जनजाति, एक बार फिर से जनजाति बेस्ड सवाल पूछा। जारवा जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार समूह में, अंडमान और निकोबार समूह में पाया। जारवा जनजाति कहाँ? अंडमान और निकोबार समूह में पाया। अगला प्रश्न, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो भारत में आपको पता है एक मिथ जैसा है कि सबसे पहले टाइगर रिजर्व को लेकर एक प्रयास किया गया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हांगुल पक्षी को बचाने के लिए, हांगुल पक्षी को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में ये शुरुआत किया गया था वन्य जीव संरक्षण परियोजना। हांगुल दाची ग्राम एक परियोजना, दाची ग्राम स्थल है, वहां भी ये शुरुआत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, है ना? तो नीति आयोग काम करना शुरू किया जनवरी 2015 में। नीति आयोग के पहले कौन? नीति आयोग के पहले योजना आयोग, नीति आयोग के पहले योजना आयोग। और इसी योजना आयोग में आपने क्या पढ़ा होगा? पंचवर्षीय योजना। इसी योजना आयोग में क्या पढ़ा आपने? पंचवर्षीय योजना, राइट। नीति आयोग का फुल फॉर्म अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं नीति, तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, है ना? तो पवनार आश्रम जो है वो विनोबा भावे के द्वारा स्थापित था। विनोबा भावे कौन है? तो विनोबा भावे भारतीय राजनीति में भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। भूदान आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। इनके सामाजिक कार्य को चलते ही इन्हें एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, है ना? रमन मैग्सेसे जिसे कहते हैं, रेमन मैग्सेसे। बाद में इस रेमन मैग्सेसे से जयप्रकाश नारायण को भी सम्मानित किया गया। तो पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। आपको मैं बता दूं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि आपसे सवाल पूछे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की पहली भाषा हिंदी, है ना, और दूसरी भाषा उर्दू। और ये उर्दू जो है सीएम के रूप में जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने ही उर्दू को यहाँ का दूसरा राजकीय भाषा घोषित किया था। ठीक है, आपको एक चीज और मैं बता दूं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा संस्कृत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट। यहाँ पर एक हिंट्स, पहले भी मैं सीजीएल के प्रश्न को जब मैं हल करा रहा था
तो मैंने आपसे कह रखा था कि आपको क्या करना है कि अलग अलग जो देश हैं उनकी राजधानी, तो देश, उनके कैपिटल, उनकी करेंसी, उनका संसद, पार्लियामेंट, है ना, और उनके जो नेशन हेड है, नेशन हेड मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनको जरूर जानना है। इसी क्रम में एशिया का प्रमुख देश जापान, और जापान की राजधानी डायट। जापान को जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश भी, उगते हुए सूरज का देश, ठीक है। इसे पूर्वी देश का पहला देश भी कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियाल मुद्रा है किस देश की? तो रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? यानी जो तिरंगा रहता है उस तिरंगे में जो चक्र है, जो सफेद सफेद के बीच में, सफेद पट्टी के बीच में रहता है, उसमें 24 तिलियां रहती हैं और उसका रंग नीला होता है। उसका रंग क्या होता है? नीला। भारतीय झंडे में जो चक्र होता है उसका रंग होता है नीला, और उसमें 24 तिलियां होती हैं। उस चक्र में क्या होता है? 24 तिल्ली, है ना, जो मनुष्य के अलग अलग गुण को बताती है। एक व्याख्या ये कहता है, दूसरी व्याख्या कहता है कि चक्र हमेशा गोल चलता रहता है, तो हम लोग निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर समय को, बढ़ते हुए समय को भी बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपको मैं बताऊं कि बीएसएससी वंदे मातरम को लेकर सवाल जरूर पूछ सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वंदे मातरम के लिखे जाने की 150 वर्ष 2025 में पूरे हुए, और ये किसी भी हाल में अभी न्यूज में है, लोकसभा में, राज्यसभा में बहस हुई है ना। तो ये आनंद मठ से लिया गया था, जिसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो था वो अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष, अरविंद घोष आईएनसी के गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। लेकिन बाद में ये एक बम कांड में, अलीपुर षड्यंत्र नाम दिया जाता है, अलीपुर षड्यंत्र में ये गिरफ्तार हुए। अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर आपको पश्चिम बंगाल में है, अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए और जाने माने वकील, कानून के जानकार, है ना, चितरंजन दास के द्वारा इन्हें बचाया गया। चितरंजन दास जेल में रहते हुए थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, और आगे जाकर ये क्या करते हैं, आगे जाकर ये धर्म की ओर रुख करते हैं, कृष्ण भक्ति धारा में ये प्रवेश कर जाते हैं, और स्वतंत्रता संग्राम को छोड़कर ये भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अरविंद घोष की एक पुस्तक भी है, डिवाइन इंडिया करके, डिवाइन इंडिया, वो इनकी प्रमुख पुस्तक पूछता भी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैत्र, जो हमारे यहाँ कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, चैत्र पहला महीना है जो साधारणतः 22 मार्च को पड़ता है, साधारणतः 22 मार्च को पड़ता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य, है ना। और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना या पढ़ना या सीखना, ठीक है, गुरु के समीप बैठना। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्य, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश, ट्रायल यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच में हुई थी। तो गतिमान एक्सप्रेस प्रयास किया गया था 2016 में, है ना, दिल्ली और ग्वालियर के बीच में हुआ था। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ जो सबसे तेज ट्रेन है वो वंदे भारत ट्रेन है, जो 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अटेन कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका उपनाम दौवाल है? खेल से जुड़ा हुआ है। राहुल द्रविड़ जाने माने क्रिकेटर थे, हैं, मतलब अब खेलते नहीं है, भारत क्रिकेट टीम के कोच है, बहुत बड़े नाम।
उन्हीं को द वाल के रूप में कहा जाता है। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर, है ना, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग खिलाड़ियों के उपनाम है, ये ध्यान रखना है। अगला, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहते थे, और लिटिल मास्टर जो है वो लिटिल मास्टर महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत बड़े नाम हैं, मैं भूल रहा हूँ, अभी कमेंट्री करते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, द ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ऑडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। और बराक ओबामा कौन थे? बराक ओबामा यूएस के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और ये अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, बराक ओबामा को नोबेल भी मिला है, बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, द ऑडिसिटी ऑफ होप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्यों? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम कहते हैं, जिन्हें भगत सिंह को क्या कहते हैं? शहीद आजम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। कहां? लाहौर के सेंट्रल जेल, लाहौर केंद्रीय कारा, केंद्रीय कारा। कहा जाता है कि इनकी जो, यानी भगत सिंह के बारे में, कि इन लोगों की जो फांसी की तिथि थी वो 1-2 दिन ज्यादा थी, 1-2 दिन बाद थी, यानी 23 मार्च ना होकर 24 या 25 मार्च को थी। लेकिन इतना ज्यादा लोग जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे कि जानबूझकर पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। और कहा जाता है कि जब वो फांसी दी गई तो उस समय, यानी फांसी के लिए जब इन्हें कहा गया, तो उस समय एक और क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी ये पढ़। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? ठीक है, एक्सेस खोने का डर कहलाता है, तो इसे कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, ये क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। ये हाल फिलहाल का डर है, जब से बहुत ज्यादा लोग मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं तब से। सत्यजीत रे से भी प्रश्न सीजीएल में भी पूछा गया है। सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, भारत रत्न, है ना, ये सम्मान दिया गया है। साथ ही साथ ये फिल्म फेयर अवार्ड कितना जीत चुके हैं, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के भी इन्हें मिला है। ये जाने माने फिल्म निर्माता थे। और पाथेर पंचाली इनकी सर्वप्रथम चलचित्र था, पाथेर पंचाली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने, जिसमें जीवन के सबक सिखाने के लिए जानवरों का सहारा लेकर, जैसे एकता में ही बल है, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, या इस तरीके के जो आदर्श बातें हैं, कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धनवंतरी। धनवंतरी, आपको पता होगा कि दीपावली के 2 दिन पहले इनकी जन्म तिथि पड़ती है और हम लोग मनाते हैं धनवंतरी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, और 2008 में इस आईपीएल के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी। ललित मोदी उस समय के इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करने का नाम इन्हें दिया जाता है। और जो पहला संस्करण हुआ था उसके विजेता था राजस्थान रॉयल्स, जिसकी कप्तानी शेन वार्न करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राज शहर कहाँ है? देखिए, ग्राज शहर अभी क्यों पूछा गया, हो सकता है कि जिस समय फर्स्ट सीएचएस हुआ होगा उस समय ये समाचार में रहा होगा, नहीं तो यूं ही रैंडम पूछ देना किसी भी शहर के बारे में
और अपेक्षा करना कि कोई उसका उत्तर बता दे, मुझे नहीं लगता कि इतना सरल होगा। ग्राज शहर जो है ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है, यूरोप, जिसकी राजधानी वियना है ना। तो यूरोप ऑस्ट्रिया की ही एक, और इसका जो मुद्रा है वो यूरो है। ऑस्ट्रिया की ही एक राज्य की राजधानी है ग्राज, ठीक है। वियना अंतरराष्ट्रीय, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन की का शहर भी रहा है, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है? विकल्प गलत है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। 5.5 घंटे, ना कि 5 घंटे, 5.5 घंटे, यानी कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री हम आगे हैं। 82.5 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच इंग्लैंड से पास करता है, वहां से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है। हाँ, और इस दौरान ये 5.5 घंटे का समय है। 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का फासला है ना। तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान कहाँ है? आर्द्र का मतलब होता है नमी, आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी। तो पूरी दुनिया में सबसे आर्द्र स्थान कॉन्टिनेंट वाइज एशिया में है। तभी तो यूरोप हो या कोई पश्चिम का देश हो, एशिया की तरफ आकृष्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर खेती के योग्य जमीन है, पीने का पानी है, साफ वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, है ना। चलते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोबाथ। इसके पहले सीजीएल में हम लोगों ने देखा समताप रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा, है ना। यहाँ पर अब आर्द्रता के लिए भी आता है। यहाँ गहराई पूछा तो आइसोबाथ, आइसोबाथ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह एक ठंडी और शुष्क वायु, दुनिया में अलग अलग प्रकार की वायु है, गर्म, ठंडा, है ना। तो सूखा, शुष्क मतलब, शुष्क मतलब सूखा, नमीहीन, है ना, और ठंडा। तो ऐसा ऐसा हवा को नाम है बोरा। ऐसे हवा का नाम क्या है? बोरा। चलते हैं। यह नदी दिल्ली में है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। आगरा नदी, आगरा भी है क्या है? यमुना नदी के किनारे है ना। यमुना न्यूज, यमुना नदी हमेशा समाचार में आता रहता है यमुना सफाई को लेकर, है ना। ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। देखिए, इरावदी नदी कहाँ की नदी है? तो म्यांमार की नदी, म्यांमार की नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा हिस्सा जो सालों भर पानी से नहीं, लेकिन बरसात के समय में ही वहां पर पानी पहुंचता है, नहीं तो अधिकतर समय वो खाली रहता है। नदियों के आसपास के ऐसे क्षेत्र को फियोर्ड कहते हैं। ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं? फियोर्ड। ये बहुत ही बेसिक जानकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को कहते हैं। ये बेसिक जानकारी। इंटरमीडिएट लेवल पर मैं देख पा रहा हूँ सारे सवाल जो हैं वो वन लाइनर है, बहुत आसान है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इस साल फॉर्म 25 लाख से ज्यादा लोगों ने भरा है। पता नहीं परीक्षा कब होगी, अभी भी ओपनिंग है। अगर आप छूट गए हैं तो भरे। इन्हीं लोगों में से किसी 25-30 हजार लोगों का चयन होना है। तो यह एक संग्रथित फल है, तो क्या है? सहतूत, सहतूत, सहतूत इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने इसका स्वाद भी चखा होगा, आप इसे देखे होंगे मल्टीपल लेयर में रहता है। तो संग्रथित फल इसे कहते हैं, फूल से सीधे विकसित होता है। लाइपेज द्वारा, अगला प्रश्न विज्ञान से लिया गया है। अगला प्रश्न जो है वो विज्ञान से लिया गया है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा वशीय अम्ल, वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल। आप ये समझो कि लाइपेज जब टूटता है
वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिवाइड होता है। ठीक, अब इससे संबंधित कभी टॉपिक वाइज विशेष क्लास लेकर मैं आऊंगा, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, आगे चलता हूँ। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, कार का एक पहिया सड़क पर चलता है। अच्छा देखिए, सवाल जो पूछा है विज्ञान से वो बहुत बेसिक है, अपने आसपास जो चीजें हुई हैं वो क्यों हो रही, उसके पीछे की विज्ञान का क्या नियम लागू होता है, वो सवाल पूछा गया है, फिजिक्स से ये सवाल है। तो क्रम ये है कि स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण, यानी विकल्प बी इस पे काम करेगा। इसका विकल्प बी 64 का बी आंसर हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैगनी प्रकाश का पराश 380 से 450, यहाँ पे एक प्रश्न में थोड़ा सा मतलब त्रुटि है, कह सकते हैं मिस प्रिंट है ना, ये चिन्ह इस्तेमाल होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 380 से 450, बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक रोगी के शरीर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इन प्रकाशीय तंतु कितनी दफा शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है इसकी जानकारी कैसे मिलती है, तो ऑप्टिकल फाइबर डालकर देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 22 दिसंबर को। ज्योग्राफी से सवाल है, साइंस भी कह सकते हैं, 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह असत्य है कि यह अधिक होगा। हाँ, अधिक नहीं होना चाहिए बल्कि कम होना चाहिए। उसके लिए चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए ये कम होना चाहिए, ऋणात्मक वैल्यू होना चाहिए, प्रत्यक्ष तापमान होना चाहिए। अधिक होने पे ये नहीं होगा, तो प्लीज कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, मतलब आप ये समझो ये सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल कह रहा है कि कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है, जैसे लाइट प्रिज्म से गुजारा जाए, है ना, या फिर किसी दूसरे माध्यम से गुजारा जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसके अलावा उसकी गति में भी परिवर्तन आता है, तरंग दैर्घ्य में भी बदलाव आता है, आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर या नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन पर, जब दो न्यूक्लियर आपस में सटते हैं और इस क्रम से जो ऊर्जा निकलती है उससे हाइड्रोजन बम बनता है, और ये ज्यादा इंटेंसिटी इसकी होती है, ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो नाभिकीय संलयन इसका उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि सोलर एनर्जी भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन पर ही सोलर एनर्जी काम करता है, सोलर एनर्जी इसी पर काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रोटीन नहीं है, आपके सामने जो विकल्प है, ए कोलेजन, इलास्टीन, रेशम और लिम्फोसाइट। तो आपसे ये सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। रेशम, इलास्टिन, कोलेजन सभी प्रोटीन है, जबकि लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कोई 74-75 प्रश्न जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के देखे, जिसमें जीएस और सामान्य अध्ययन और विज्ञान के प्रश्न मिले जुले हुए थे। ये सभी प्रश्नों की विवेचना करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये वन लाइनर है। आपको बहुत सारी सूचनाओं को लगातार रिपीट करते रहना होगा, तब इस तरीके के सवालों का आप उत्तर बना पाएंगे। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं, प्रश्नों का अभ्यास ही आपको सफलता दिला सकता है। पूर्व में पूछे गए प्रश्न से ही आने वाले प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे पूछेंगे, इसका पता चलता है। तो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हल करें और आने वाले प्रश्न कैसे बनेंगे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, बार बार अभ्यास करें, पढ़ें और आगे बढ़ें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।